हाय फ्रेंड्स, तो आपने हमारा ये IITF का अवेयरनेस सेशन ज्वाइन किया। इसके लिए मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। पार्ट 3 देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखा होगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डीपली डिस्कशन करेंगे क्लॉज नंबर 6 और 7। क्लॉज नंबर 6 में क्या है? प्लानिंग एंड सपोर्ट। तो चलिए आगे जाने से पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया है। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने जो पार्ट 1 में डिस्कस किया है, जीरो से लेके जो हमारे थर्ड तक क्लॉज हैं, जर्नल, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म एंड डिफिनीशंस, ये हमने सब पार्ट 1 में डिस्कस किया है। और जो हमारा क्लॉज 4 और 5 है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप, ये हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लॉज नंबर 6 और 7, प्लानिंग एंड सपोर्ट, ये हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए जानते हैं कि प्लानिंग और सपोर्ट क्या होता है और कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है। तो चलिए अब डीपली डिस्कशन करते हैं कि प्लानिंग, क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग, इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स IITF का क्लॉज नंबर जो 6 है वो है प्लानिंग, जिसमें से कि हमारा पहला क्लॉज है 6.1, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। सेकंड क्लॉज है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। थर्ड क्लॉज है प्लानिंग टू चेंज। और यदि 6.1 की बात करें तो इसमें बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं, 2 में भी सब क्लॉज हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 6.1 की। 6.1, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या कहता है इसके लिए IITF? द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल प्रोसेस व्हाइल आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज द ऑर्गेनाइजेशन कैन कंसीडर। तो IITF कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को पूरी प्रोसेसेस में डिटरमाइन करना है कि रिस्क क्या है और उसमें अपॉर्चुनिटी क्या निकल रही है। और जब रिस्क और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड करेगा तो नीचे दी गई सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। वी शैल परफॉर्म रेटिंग ऑफ सिवियरिटी एंड अकरेंस। जब भी हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड करेंगे तो हम सिवियरिटी और अकरेंस की रेटिंग निकालेंगे और उसके हिसाब से बताएंगे। द रेटिंग क्राइटेरिया इज नॉट इवन इन स्टैंडर्ड, इट शैल बी डेवलप्ड बाई कंपनी इटसेल्फ। जो रेटिंग का हमारा क्राइटेरिया है कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, इसको कंपनी को खुद बनाना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग कि हमें सिवियरिटी की रेटिंग क्या लेनी है, अकरेंस कैसे डिफाइन करना है, ये सारी चीजें इटसेल्फ खुद बनानी पड़ती हैं। और जब भी आप दोस्तों रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एड्रेस करते हो तो इसके लिए बढ़िया एक सिस्टमेटिक मेथड होती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स देखो, स्वॉट एनालिसिस कर लो, तो आपको जितनी भी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है वो निकल के आ जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि रिस्क एनालिसिस जो है कैसे करना है आपको। तो एक फॉर्मेट जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि सबसे पहले आपको सीरियल नंबर देना है, देन सेकंड कॉलम पे रिस्क रखना है, थर्ड कॉलम पे इफेक्ट, जो रिस्क है उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसकी सिवियरिटी कितनी है, अकर होने के सिवियरिटी क्या है, कितनी बार हो सकता है, अकरेंस कितनी बार हुआ है, और रिस्क लेवल। तो चलिए एक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल चलिए बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि सिवियरिटी की रेटिंग आपको कैसे निकालनी है। ये सिवियरिटी की जो रेटिंग है ये कहीं आपके स्टैंडर्ड में नहीं लिखी मिलेगी कि यदि इतनी सिवियरिटी, यदि ये प्रॉब्लम है तो इतनी सिवियरिटी आप रख सकते हो, यदि ये प्रॉब्लम है तो इतनी सिवियरिटी रख सकते हो। ये सिवियरिटी की जो रेटिंग है आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल एक दिया हुआ है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे लो सिवियरिटी है आपके यहाँ पे तो आप उसको 1 रेटिंग दे सकते हो। और आप लो सिवियरिटी किसको कहोगे? जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके प्रोडक्ट और प्रोसेस में। देन मीडियम सिवियरिटी आप ले सकते हो जिसमें इंटरनल इश्यूज हो, कस्टमर एंड पे कोई इफेक्ट जिसका ना पड़ रहा हो। देन हाई सिवियरिटी आप 3 रेटिंग दे सकते हो, यदि कोई इशू कस्टमर एंड तक जा रहा है तो उसको आप 3 रेटिंग दे सकते हो, सिवियरिटी दे सकते हो। देन आप 4 रेटिंग दे सकते हो, वेरी हाई कर सकते हो। कस्टमर लॉसेस, यदि आपको कोई कस्टमर लॉस हो रहा है, जैसे कस्टमर कोई छोड़ के आपको जा रहा है, आपसे ऑर्डर नहीं ले रहा, तो उसको 4 रेटिंग दे सकते हो उस केस में। और 5 एक्सट्रीम लेवल का यदि कोई केस होता है, एक्सट्रीम लेवल का आप किसको मानोगे? कंपनी शट डाउन यदि होती है, उसकी वजह से कंपनी बंद हो सकती है, तो उसको आप 5 सिवियरिटी रेटिंग दे सकते हो। इसके बाद में आपका आता है अकरेंस। तो अकरेंस के लिए आपको
कैसे आप लिख सकते हो? अकरेंस का कोई ऐसा डेटाबेस नहीं होता, इसके लिए आपको पास्ट ट्रैवल डेटा अपना देखना है। सी द पास्ट ट्रेंड और टू अंडरस्टैंड द रेटिंग ऑफ अकरेंस, कितनी बार एक अकरेंस हुआ है नहीं हुआ, इसके लिए हम पास्ट ट्रैवल डेटा मॉनिटर करते हैं। तो आपको अपना पास्ट ट्रैवल डेटा देखना है अकरेंस निकालने के लिए। चलिए आगे चल के देखते हैं कि रिस्क लेवल आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रिस्क क्या है। जैसे आपकी यदि कोई प्रोसेस है तो लैंग्वेज ऑफ WI नॉट इफेक्टिव, ये रिस्क है कि जो लैंग्वेज WI में लिख रखी है इफेक्टिव नहीं है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? ऑपरेटर नॉट अंडरस्टैंड व्हाट नीड टू डू, ऑपरेटर को पता नहीं चलेगा कि उसको करना क्या है। इसकी सिवियरिटी कितनी है कि ऑपरेटर को पता नहीं चलेगा, तो इसकी सिवियरिटी 2 है। इंटरनल इश्यूज होगा, एक्सटर्नल कोई इशू नहीं आएगा, ऐसा मानना है। इसके अकरेंस अभी तक कितनी बार अकरेंस हो चुका है? 2 बार ऐसा हो चुका है। तो रिस्क लेवल कितना बनेगा? सिवियरिटी इंटू अकरेंस, तो 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको सारे अपने रिस्क लेवल निकाल लेने हैं। अब जब आप रिस्क लेवल निकाल लोगे तो एक आपको कट ऑफ बनाना पड़ेगा। यदि मेरा इससे रिस्क लेवल ज्यादा आ गया तो मुझे क्या करना है? जैसे यहाँ पे कट ऑफ ऑफ द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी 20, 50 और 60, तो आपको एक कट ऑफ देना है कि इसके ऊपर मेरा जितना भी रिस्क आएगा मेरे को उसको जो भी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी मेरे को उसमें एक्शन लेना है। जैसे 20 आपका रिस्क लेवल आता है तो आपको उसके लिए कौन सा एक्शन लेना है। यदि आपका 25 आता है तो आपको क्या एक्शन लेना है। यदि 60 आता है तो आपको कौन सा एक्शन लेना है। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा सारा। देन फ्रेंड्स, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि रिस्क एनालिसिस, द रिस्क एनालिसिस सेज इंक्लूड यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस डाटा। ये क्या है? ये हमारी IATF की सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसे कि क्या कह रहा है, रिस्क एनालिसिस सेल इंक्लूड सेल रिक्वायरमेंट्स, जहां पे भी सेल लगे समझ लो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। तो सेल भी यूज पास्ट एक्सपीरियंस डाटा। जैसे कि कंप्लेंट्स, जब भी आप रिस्क एनालिसिस करोगे तो आपको कंप्लेंट्स देखनी है कौन कौन सी है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कंप्लेंट्स आपको माइंड में लेके चलनी है। देन आपको वारंटी इशूज देखने हैं, कोई कभी आपका वारंटी इशूज तो नहीं आया है, कोई फील्ड फेलियर तो आपका नहीं आया है। प्रोडक्ट ऑडिट का डेटा आपको देखना है कि कोई एनसीज ऐसा कोई रिस्क निकल के तो नहीं आया है। आपको प्रोडक्ट रिकॉल तो कोई नहीं हुआ है, कोई आपका रिजेक्शन, रिवर्क एंड रिपेयर तो नहीं हुआ है। ये सारे आपको एक्सपीरियंस जो भी है पास्ट ट्रैवल डेटा वो सारा आपको देखना है। इसके बाद में रिवर्क एंड रिपेयर क्या है, इसकी डेफिनेशन आप जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने स्पेशल अलग से वीडियो बना रखा है, तो इसको आप देख सकते हैं। रिवर्क एंड रिपेयर की डेफिनेशन क्या होती है, ओके, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं। रिवर्क की बात करें, इफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट इज ओके एज पर स्पेसिफिकेशन आफ्टर एडिशनल वर्क इट्स कॉल्ड रिवर्क। तो एडिशनल वर्क के बाद में यदि आपका प्रोडक्ट अंडर स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ओके है, तो उसको हम रिवर्क कहते हैं। और रिपेयर किसको कहते हैं? इफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट इज नॉट ओके एज पर स्पेसिफिकेशन आफ्टर एडिशनल वर्क बट फिट फॉर यूज इट कॉल्ड रिपेयर। तो रिपेयर करने के बाद में यदि आपका प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन तो ओके नहीं है बट फिट फॉर यूज है, यूज हो सकता है, उसको हम रिवर्क कहते हैं। अब जो भी आप रिस्क एनालिसिस करोगे वो शैल बी रिव्यू एंड अपडेट। रिस्क एनालिसिस रिव्यू होना चाहिए और वो अपडेट होना चाहिए। इसकी आपको फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है और इसको आपको डॉक्यूमेंटेड करना है। रिस्क एनालिसिस आपको यदि आप मान लीजिए कि 6 मंथ में या ईयरली करते हैं तो इतना सफिशियंट है और उसको आपको डॉक्यूमेंटेड करके रखना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें करने के बाद में अब आपको प्रिवेंटिव एक्शन की बात करता है IATF। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट एक्शन टू इलिमिनेट द कॉजेज ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दियर अकरेंसेस। तो आपको सारे जितने भी रिस्क निकले हुए हैं उनको सारे जो भी रूट कॉजेज हो सकते हैं, पोटेंशियल रूट कॉजेज हो सकते हैं, उनपे सब पे आपको जितनी भी नॉन कन्फर्मिटीज है उनपे एक्शंस लेने हैं ताकि दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जो भी आपने रूट कॉजेज निकाले हैं, जो भी आपने पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज निकाली है उनकी वजह से ना आए। प्रिवेंटिव एक्शन शैल बी अप्रोप्रिएट टू द सीवियरिटी ऑफ द पोटेंशियल इश्यूज। और जो आपको प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं वो आपको जो भी सिवियरिटी है, सिवियरिटी की अकॉर्डिंग लेने हैं। यदि आपकी सिवियरिटी ज्यादा है, कम है, जो भी आप टारगेट सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिवियरिटी फिक्स करनी है। जब भी आप रिस्क लेवल निकालोगे, जैसे मैंने पीछे बताया कि आपको पहले रिस्क लेवल निकालना है, रिस्क लेवल के बाद में आपको सिवियरिटी सेट करनी है कि इतने से ज्यादा मेरा रिस्क लेवल है तो मेरे को एक्शंस लेने हैं। The organization shall establish a process to lessen the impact of the negative effect of the risk including the followings। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोई प्रोसेस बनाएगा कि जो भी रिस्क के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कैसे कम किया जा सके। डिटरमाइन द पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी एंड दियर कॉजेज। पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी जो भी हैं उनको डिटरमाइन करेंगे और उसके कारण को ढूंढा जाएगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज हो सकती हैं। इवेल्युएट द नीड ऑफ द एक्शंस टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ द नॉन कन्फर्मिटीज। तो इवेल्युएट करना है और एक्शंस लेना है कि प्रिवेंटिव इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सके। डिटरमाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एक्शंस नीडेड। तो हमें डिटरमाइन करना है कहां पे एक्शन ले सकते हैं और एक्शंस को इंप्लीमेंट करवाना है। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्शन टेकन। और जो भी एक्शंस आप लोगे उसके लिए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखनी है, उसको डॉक्यूमेंट करना है। रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रिवेंटिव एक्शंस। और जो भी आप एक्शन लोगे, प्रिवेंटिव एक्शन लोगे, उसको रिव्यू करना है कि उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, हमारा एक्शंस जो है इफेक्टिव है कि नहीं है। यूटिलाइजिंग द लेसन्स लर्नड टू प्रिवेंट रिकरेंस इज द सिमिलर प्रोसेस। और जो भी आपने लेसन लर्न किया है उसको सिमिलर प्रोसेस में यूटिलाइज करना है। उसका हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट की बेसिकली स्टैंडर्ड जो हमारा है बात कर रहा है कि आपको हॉरिजॉन्टली वो सारे एक्शंस जो है डिप्लॉय करने हैं। देन स्टैंडर्ड बात करता है 6.1.2.3 कंटिजेंसी प्लान। द ऑर्गेनाइजेशन सेल, फिर से सेल रिक्वायरमेंट आ गई, जितने भी है ये सेल की रिक्वायरमेंट्स है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क to all manufacturing process and infrastructure equipment essential to maintain production output and ensure that the customer requirements are meet। तो सारी चीजें जो भी है हमें आइडेंटिफाई करनी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क को हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इक्विपमेंट में और प्रोडक्शन को आउटपुट जो उसको कैसे मेंटेन हो, रिक्वायरमेंट से वो मीट हो सके। डिफाइन द कंटिजेंसी प्लान अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड इम्पैक्ट टू द कस्टमर। और उसी के अकॉर्डिंग हमें कंटीजेंसी प्लान सेट करना है। जो भी हम रिस्क लेवल निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें कंटीजेंसी प्लान फिक्स करना है। रिस्क लेवल हमारा कहां पे निकलेगा? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। कंटीजेंसी प्लान किसका बनेगा? मैन का बनेगा, मशीन का बनेगा, यदि मटेरियल तो मटेरियल कंटीजेंसी प्लान बन सकता है, मेथड का भी कंटीजेंसी प्लान यदि चाहो तो बना सकते हो। तो उसमें जो भी रिस्क आप निकालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको कंटीजेंसी प्लान बनाना है। Prepare contingency plan for the according to supply in the events of any of the followings: key equipments failure, interruption of or from externally provided product, process and services, recurring natural disaster, fire, utility interruptions, labor shortage, infrastructure disruption। तो हमें जो कंटीजेंसी प्लान बनाना है वो हर एक टर्म्स में कंटीजेंसी प्लान बनाना है। वो कोई भी हो, लेबर की शॉर्टेज हो सकती है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कोई आपका प्रोसेस फेल्यूर हो सकता है, आपका कोई प्रोडक्ट फेल्यूर हो सकता है। तो सारे केसेस में, कोई आपका फायर केस हो गया उसके लिए कंटीजेंसी प्लान बनाना है। हर एक केसेस के लिए हमको कंटीजेंसी प्लान बनाना है। इंक्लूडिंग एज ए सप्लीमेंट टू द कंटीजेंसी प्लान नोटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द कस्टमर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर द एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एनी सिचुएशन इंपैक्टिंग द कस्टमर। यदि कोई कंटीजेंसी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें कस्टमर को नोटिफिकेशन देना है और बताना है कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है और इसके लिए हमने कंटीजेंसी यूज कर रहे हैं। पीरियडिकली टेस्ट ऑफ द कंटीजेंसी प्लान फॉर द इफेक्टिवनेस। और यदि आपके यहाँ पे कोई कंटीजेंसी प्लान आपने यदि बना रखा है तो उसको पीरियडिकली आपको टेस्ट करते रहना है और उसकी इफेक्टिवनेस देखना है कि हमारा कंटीजेंसी वर्क करता है कि नहीं करता, सिमुलेशन करके आपको देखते रहना है। कंटीजेंसी कंडक्ट द कंटीजेंसी प्लान रिव्यू एट मिनिमम एनुअली। और जो भी आपका कंटीजेंसी प्लान है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अकॉर्डिंग आपको हर एक साल या रिव्यू करते रहना है, कम से कम साल में एक बार। और वो सारी चीजें जो है आपको डॉक्यूमेंटेड करनी है। 6.2 है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। देन अब 6.2 में आपको क्या करना है? क्वालिटी ऑब्जेक्टिव अपने सेट करना है और उनको प्लानिंग टू अचीव देम, प्लान करना है कि उनको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड चलिए देखते हैं क्या बात करता है, इसके लिए क्या बताता है, क्या गाइड करता है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एट रिलेवेंट फंक्शन लेवल एंड प्रोसेस नीड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश करेगा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को, जो कि फंक्शन से रिलेवेंट होना चाहिए,
और लेवल एंड प्रोसेस से होने चाहिए। जो भी आपकी प्रोसेस है, जो भी जिस भी लेवल की प्रोसेस, वैसे उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि हमारे मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जरूरी है। द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव शैल, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? बी कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी पॉलिसीज, क्वालिटी पॉलिसी से जुड़े हुई होना चाहिए। जो भी हमारी क्वालिटी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमारे मेजरेबल होना चाहिए। बी मॉनिटर्ड, और वो हमें कंटिन्यू मॉनिटर करें। और बी कम्युनिकेटेड, वो सबसे कम्युनिकेटेड होना चाहिए। बी अपडेटेड एंड अप्रोप्रिएट, और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, मंथली अपडेट करना है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को। द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, और जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमारे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। व्हेन प्लानिंग हाउ टू अचीव इट्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन, जब आप प्लान करते हो कि हमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को की गई सारी चीजें ध्यान में रखनी है। व्हाट विल बी डू, करना क्या है। व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, रिसोर्सेज हमें क्या क्या रिक्वायर है। व्हेन इट विल बी रिस्पॉन्सिबल, व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, जो टारगेट्स हैं हमारे कब तक कंप्लीट होने वाले हैं। हाउ द रिजल्ट्स विल बी इवेल्युएटेड, और जो रिजल्ट है इसका कैसे हम इसको इवेल्युएट कर पाएंगे और कैसे इवेल्युएट इसको करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को प्लानिंग करोगे। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव, इसका सप्लीमेंटल जो IATF बात करता है, इसके लिए जो सप्लीमेंटल दिया उसमें चलिए देखते हैं कि क्या है। टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड। अभी IATF की रिक्वायरमेंट है, वो अभी हम ISO की बात कर रहे थे, अब इसमें IATF ने सप्लीमेंटल ऐड किया है कि टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड, establish and maintain for relevant function, process and label throughout the organization। तो टॉप मैनेजमेंट सारी चीजों को इंश्योर करेगा कि जो हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है, इस्टेब्लिश्ड हैं और हर एक फंक्शन से रिलेटेड हैं, सही हैं, लेवल वाइज प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं, और इसमें जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसमें एड्रेस की गई है। प्लानिंग टू चेंज 6.3 है, प्लानिंग टू चेंज। When the organization determine the needs for the change to the quality management system, the change shall be carried out in the planned manner। यदि हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कहीं भी कोई चेंज प्लान करते हैं तो हमारा वो जो चेंज है एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान्ड मैनर में होना चाहिए। जब भी आप कोई भी चेंज प्लान करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर पर्पस ऑफ द चेंज एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको पर्पस ऑफ द चेंज वहां पे बताना है कि चेंज करने का पर्पज क्या है और उसके संभावित कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और उसकी इंटीग्रिटी क्या है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस, जो आप चेंज करोगे उसके लिए अवेलेबिलिटी क्या है रिसोर्सेस की। द एलोकेशन ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी आप चेंज करोगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा क्लॉज नंबर 6 खत्म होता है, और अब चलिए हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 7 की, जो कि हमारा सपोर्ट। सपोर्ट में बेसिकली यदि हम बात करें तो हमारे 5 क्लॉजेज हैं, जिसमें से कि बहुत सारे सब क्लॉजेज हैं। पहला हमारा क्या है सपोर्ट में रिसोर्स, देन 7.2 है हमारा कॉम्पिटेंस, 7.3 है अवेयरनेस, 7.4 है कम्युनिकेशन, 7.5 है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें से कि अभी हमारे बहुत सारे सब क्लॉजेज हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे रिसोर्सेज की। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा और प्रोवाइड करेगा रिसोर्सेज जहां पे हमको रिक्वायर है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, और कोई भी सिस्टम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, कोई चीज है सिस्टम में मेंटेनेंस के लिए और सिस्टम के कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन हमको रिसोर्स प्रोवाइड करवाएगा। ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर्स द कैपेबिलिटीज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑन एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेस। तो आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंसीडर करेगा जब भी कोई रिसोर्स ऐसा प्रोवाइड करेगा कि जो इंटरनल जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं रिसोर्स की वो क्या है। व्हाट नीड्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, और जो भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स उससे आपको क्या चाहिए, क्या लेना है। 7.1.2 पीपल्स,
The organization shall determine and person necessary for the effective implementations of its quality management system and for the operation and control of its process. तो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस के लिए और उसके कंट्रोल के लिए और प्रोसेस को इफेक्टिव चलाने के लिए हमें बंदा कैसा चाहिए, बंदे में क्या इफेक्टिवनेस चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा. देन है 7.1.3 इंफ्रास्ट्रक्चर. द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेस एंड टू अचीव कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा और प्रोवाइड करेगा और मेंटेन करवाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि नेसेसरी है हमें प्रोडक्ट और प्रोसेस को चलाने के लिए, बनाने से कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री आप प्रोडक्ट बना सको. नोट है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इंक्लूड बिल्डिंग एसोसिएटेड यूटिलिटीज. इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका बिल्डिंग्स हो सकती हैं. देन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इक्विपमेंट्स आपके आ सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है आपका, प्रोडक्ट लाना ले जाना, कोई भी मेंटेनेंस का सामान ले जाना लाना. देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है. इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीजें आएंगी. तो इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा और आपको प्रोवाइड करवाएगा और मेंटेन करवाएगा. इसमें स्टैंडर्ड में हम बात करें एटीएफ में, तो सारी जो चीजें हैं सब ऑर्गेनाइजेशन पे दे रखी हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन या ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन. यदि हम चलिए बात करें अब 7.1.3.1 प्लांट फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट प्लानिंग. सपोर्ट में भी आएगा कि प्लांट में फैसिलिटीज क्या है एंड इक्विपमेंट प्लानिंग क्या है आपकी. तो और क्या कहता है स्टैंडर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन शैल यूज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इंक्लूडिंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मिटिगेशन मेथड फॉर डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग प्लांट फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट प्लान्स एंड डिजाइनिंग प्लांट्स लेआउट. द ऑर्गेनाइजेशन शैल. तो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में ऑर्गेनाइजेशन रिस्क आइडेंटिफिकेशन करेगा एंड रिस्क मिटिगेशन कर मेथड का यूज करते हुए सारी चीजों को डेवलप करेगा, इंप्रूव करेगा प्लांट फैसिलिटीज को और प्लांट लेआउट को. द ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑप्टिमाइज मटेरियल फ्लो, मटेरियल हैंडलिंग एंड वैल्यू एडेड यूजेस ऑफ शॉप फ्लोर स्पेस इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स. तो ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्टिमाइज करना है मटेरियल फ्लो को एंड मटेरियल हैंडलिंग कैसे करना है, जितनी भी एक्टिविटी सारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हो एंड फ्लोर का स्पेस जो है उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, सारी चीजों को आप ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है. द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन प्रोसेस इफेक्टिवनेस इंक्लूडिंग पीरियोडिक रीवैलिडेशन रिलेटिव टू रिस्क टू इनकॉर्पोरेट एंड चेंजेस मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस अप्रूवल कंट्रोल प्लान मेंटेनेंस. देन फ्रेंड्स है हमारा 7.1.4 इन्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस. तो चलिए इसमें देखते हैं कि स्टैंडर्ड ने क्या कहा है. द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन प्रोवाइड एंड मेंटेन द इन्वायरमेंट नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेस एंड टू अचीव कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस. तो ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है और एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है जिससे कि हम प्रोडक्ट को एक सेटिस्फैक्टरी और कंफर्मिंग प्रोडक्ट बना सकें. एनवायरमेंट क्या है, एक नोट्स भी दिया, चलिए देखते हैं. सुटेबल एनवायरमेंट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर्स सच एज. सुटेबल एनवायरमेंट है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर्स का, जैसे कि वो सोशल हो सकता है और साइकोलॉजिकल हो सकता है. में आ सकता है स्ट्रेस रिड्यूसिंग हो गया, बर्न आउट हो गया, प्रिवेंशन हो गया, इमोशनली हो गया, देन प्रोटेक्टिव हो गया. ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीजों को ध्यान में रखे. कोई मेरा एम्प्लॉय जो है कोई ज्यादा स्ट्रेस में ना हो, कोई ज्यादा ओवर बर्डन में ना हो और कोई इमोशनली ज्यादा अटैच ना हो. ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा और उनको मेंटेन करवाएगा. तो पर्सनल सेफ्टी को लेके आपको ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेशन होना चाहिए और एक सर्टिफाइड होना चाहिए ISO 45001. देन है 7.1.4 इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस सप्लीमेंटल. अब इसमें IATF का एक सप्लीमेंट ऐड किया है. चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है IATF. द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन इट्स परमिसेस इन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर, क्लीनलीनेस एंड रिपेयर दैट इट्स कंसिस्टेंट विद द प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नीड्स. 7.1.5 है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, जिसमें हमारा जनरल है.
चलिए देखते हैं क्या कहता है स्टैंडर्ड। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज needed to ensure valid and reliable results when monitoring or measuring resources is used to verify the conformity of the product and service to the requirement। तो जब भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं किसी प्रोसेस को या किसी सर्विस को या कोई कस्टमर रिक्वायर्ड सर्विस को वैलिडेट करने के लिए या उसमें कोई डिसीजन देते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसोर्स प्रोवाइड करेगा और इंश्योर करेगा कि वो सारी चीज़ें सही हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शेल इंश्योर दैट द रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग आर सुटेबल टू स्पेसिफाई टाइप ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटी बीइंग अंडरटेकन। तो सुटेबल, तो ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें इंश्योर करेगा कि जो हम मेजरमेंट यूज कर रहे हैं टेक्निक्स वो सुटेबल है कि नहीं है, एंड आर मेंटेन टू इंश्योर दियर कंटिन्यूटी फिटनेस एंड दियर इट्स पर्पज। तो उस जो भी हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए या कोई भी वैलिडेशन के लिए मेजरमेंट और मॉनिटरिंग टेक्निक जो भी यूज कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करेगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है या टेक्निक है वो फिट फॉर यूज है कि नहीं है, उसकी फिटनेस कितनी है। तो यदि हम वैसे सिंपल वे में यदि बोलें तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैंडर्ड ये बोलना चाह रहा है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। देन इसमें एक नोट्स है, देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एविडेंसेस ऑफ द फिटनेस ऑफ फॉर पर्पज ऑफ द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इसकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन क्या करेगा, अपने पास रखेगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की फिटनेस से रिलेटेड। तो सेपरेट क्या कहना चाह रहा है स्टैंडर्ड, किसके लिए, आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बेसिकली हिस्ट्री कार्ड मेंटेन करना है कि टाइम पीरियड के साथ में इतना इसमें कितना वेरिएशन आया, कितना डिटोरेट हुआ। देन 7.5.1.1 है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। जो टर्म्स आप सब ने सुना होगा, इसमें स्टैंडर्ड बात कर रहा है सीधे एमएसए की। एमएसए टर्म्स में आप सबको पता होता है, तो एमएसए क्या होता है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। तो इसमें तो स्टैंडर्ड ने केवल ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया है। यदि आप एमएसए के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड क्या कहता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के लिए। स्टैटिकल स्टडी शैल बी कंडक्टेड टू एनालाइज द वेरिएशन प्रेजेंट इन द रिजल्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ इंस्पेक्शन मेजरमेंट एंड टेक्निक्स मेजरमेंट एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स सिस्टम आइडेंटिफाइड इन द कंट्रोल प्लान। तो जितने भी टाइप के इंस्पेक्शन मेजरमेंट टेस्ट इक्विपमेंट्स जो कि कंट्रोल प्लान में दिए गए हैं, आइडेंटिफाइड हैं, उन सब के लिए आपको एमएसए परफॉर्म करना है। और परफॉर्म क्यों करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके मेजरमेंट सिस्टम में कितना वेरिएशन प्रेजेंट है। द एनालिटिकल मेथड एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यूज्ड शैल कंफर्म टू दोज इन रेफरेंस मैनुअल और मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। जब भी आप एमएसए करोगे तो उसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आएगा, तो उसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो आपके मैनुअल में जो भी डिफरेंस दिया हुआ है वो कन्फर्मेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो गेज आरआर की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आए, जो भी आपने मैनुअल में दिया हुआ है उसको मीट होनी चाहिए। अदर एनालिटिकल मेथड एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मे बी यूज्ड इफ़ अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। इसके अलावा भी आप कोई दूसरी मेथड यूज कर रहे हैं या कोई अदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है तो वो आप यूज कर सकते हो, बट इसमें एक आपका टर्म्स रहेगा, वो कस्टमर से अप्रूव्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर एक्सेप्टेंस ऑफ द अल्टरनेटिव मेथड शैल बी रिटेन अलॉन्ग विद द रिजल्ट फ्रॉम अल्टरनेटिव मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो भी आप अल्टरनेटिव मेथड यूज करेंगे उसके लिए आपको रिकॉर्ड रखना है। इसमें एक नोट्स दिया हुआ है, prioritization of MSA studies should be focused on the critical or the special product of the process characteristics। तो जो भी आप MSA स्टडी कैरी आउट करोगे, जो भी आप MSA स्टडी करोगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो आप पैरामीटर लो, स्पेशल कोई पैरामीटर लो, या कोई जो भी आप प्रोसेस सेलेक्ट करोगे वो कोई स्पेशल प्रोसेस या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जो भी आपके प्रोसेस में दिया हुआ है। देन 7.1.5.2 जिसमें क्या कहता है, मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी की बात करता है स्टैंडर्ड। व्हेन मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी इज ए रिक्वायरमेंट or it's considered by the organization to be an essential part of providing confidence in the validity of the measurement result, measuring equipment shall be।
तो इसमें क्या कह रहा है स्टैंडर्ड कि यदि हमारी मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी जो है कंसीडर बाई ऑर्गेनाइजेशन है जो रिक्वायरमेंट की तरह कंसीडर करें और वो हमें एक एविडेंस या कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है मेजरमेंट रिजल्ट के लिए, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मेजरिंग इक्विपमेंट शैल बी कैलिब्रेटेड और वेरीफाइड और बोथ एट स्पेसिफाइड इंटरवल। तो कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन होना चाहिए या बोथ आप कर सकते हो, जिसमें इसी स्पेसिफाइड इंटरवल में, जैसे कि आप 6 महीने 1 महीने 1 साल में आपको करना है। और प्रायर टू यूज अगेंस्ट द मेजरमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स ट्रेसेबल टू इंटरनेशनल और नेशनल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स when no such standard exist the basis of used calibration or verification shall be retained as documented information। तो इसमें क्या कह रहा है स्टैंडर्ड कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए या वेरीफाइड होना चाहिए। जो भी आप कैलिब्रेशन या वेरिफिकेशन करोगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से या नेशनल स्टैंडर्ड से ट्रेसेबल होना चाहिए। और यदि आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या नेशनल स्टैंडर्ड से ट्रेसेबल नहीं है तो उसका आप कैलिब्रेशन या वेरिफिकेशन करो, बट उसका जो रिकॉर्ड है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए आपके पास में। देन क्या कहता है, आइडेंटिफाइड इन द ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर स्टेटस। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके उसमें सब में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कोड होना चाहिए और उसमें स्टेटस लिखा हुआ होना चाहिए। यदि कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट डैमेज होता है, डेंट होता है, कुछ भी होता है, उसके बाद में आपको कैलिब्रेशन करवाना है और उसको रखना है प्रॉपर तरीके से स्टेटस के साथ में। देन द ऑर्गेनाइजेशन shall determine if the validity of the previous measurement result has been adversely affected when measuring equipment is found to be unfit for its inadequate purpose and shall take an appropriate action as necessary। मान लीजिए यदि कैलिब्रेशन के दौरान कोई भी इंस्ट्रूमेंट अनफिट पाया जाता है, अनफिट का मतलब ये है कि आउट ऑफ स्पेक पाया जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। उस केस में आपको क्या करना है कि उसका पूरा जो डेटा है वो मेंटेन करना है और स्टेटस मेंटेन करना है। उसमें आपको जो भी आपने प्रीवियस बैक प्रोडक्ट बनाया है उसको वेरीफाई करना है और उसके हिसाब से कस्टमर को आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है। देन है 7.1.5.2.1 कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स। तो इसमें क्या कहता है स्टैंडर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर द मैनेजिंग कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। तो इसमें सीधे अब डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस की बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए कैलिब्रेशन या वेरिफिकेशन का। रिकॉर्ड्स ऑफ द कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन एबिलिटी फॉर ऑल गेजेज एंड द मेजरिंग एंड द टेस्ट इक्विपमेंट्स। अब वो टेस्ट इक्विपमेंट्स कौन कौन से, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय ऑन, यदि कोई एम्प्लॉय का इक्विपमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या कस्टमर ऑन, कोई कस्टमर का इक्विपमेंट है, और ऑन साइट सप्लायर या ऑन साइट सप्लायर का कोई ऑन इक्विपमेंट्स है, नीडेड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कन्फर्मिटी टू द इंटरवल रिक्वायरमेंट्स। जैसे लेजिस्लेटिव है एंड रेगुलेटरी कोई रिक्वायरमेंट यदि है, इक्विपमेंट्स एंड कस्टमर डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स ऑल अबव रिटेन। और यदि कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो वो सब भी रिटेन होनी चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड शैल इंक्लूडेड द फॉलोइंग डिटेल्स, जिसमें क्या है, रिविजन्स फॉलोइंग इंजीनियरिंग चेंज दैट इम्पैक्ट मेजरमेंट सिस्टम। यदि कोई ऐसा इंजीनियरिंग चेंज होता है जो कि मेजरमेंट सिस्टम में इम्पैक्ट करता है वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एनी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग रिसीव्ड और कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट आपका आउट ऑफ स्पेक जाता है ड्यूरिंग कैलिब्रेशन या वेरिफिकेशन में तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और उसका स्टेटस मेंटेन करना है। एन असेसमेंट ऑफ द रिस्क of the intended use of the product caused by out of specification condition। तो आपको उस केस में रिस्क मॉनिटर करना है या रिस्क असेसमेंट करना है कि यदि कोई आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट है और उससे आपने कोई मेजरमेंट कर दिया तो उस कंडीशन के लिए आपको पास क्या एक्शंस है, वो सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है। When a piece of inspection measurement and test equipment is found to be out of calibration or defective during its planned verification or कैलिब्रेशन और ड्यूरिंग इट्स यूज, देन उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि कोई आपका इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग कैलिब्रेशन या ड्यूरिंग यूज आपका कोई आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जाता है तो आपको क्या करना है। उस केस में आपको क्या करना है कि आपको इमीडिएट वो इंस्ट्रूमेंट डिस्कार्ड करना है, उसमें स्टेटस लगाना है और जो भी आपने प्रोडक्ट उससे चेक किया है उसको ट्रेस बैक करना है, उसको डिटेल्ड, और वो सारी डिटेल्स कस्टमर के साथ में शेयर करनी है। देन नोटिफिकेशन टू द कस्टमर इफ सस्पेक्टेड प्रोडक्ट मटेरियल हैज बीन शिप्ड, जो कि अभी मैंने आपको बताया। देन है
स्टेटमेंट ऑफ द कंफर्मिटी टू स्पेसिफाइड आफ्टर कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन। और उसके साथ में आफ्टर जब आप कैलिब्रेशन करवाओगे तो कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन के बाद में इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको स्टेटमेंट देना है कि हमारा कैलिब्रेटेड है, उसमें ड्यू डेट क्या है, डन डेट क्या है, प्रॉपर उसमें डेट मेंशन करनी है विथ इंस्ट्रूमेंट आईडी। रिकॉर्ड ऑफ द कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी फॉर ऑल गेजिंग इंक्लूडेड एम्प्लॉय ऑन एंड कस्टमर ऑन इक्विपमेंट्स और ऑन साइट इक्विपमेंट्स। जितने भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं सबके लिए आपको रिकॉर्ड रखना है, कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन बोथ का। प्रोडक्शन रिलेटेड सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन यूज फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। यदि आपके पास में कोई प्रोडक्शन रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, यूज कर रहे हो आपको प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए, तो सेम आपको जो भी आप इंस्ट्रूमेंट में जैसे अप्लाई करोगे सेम आपको सॉफ्टवेयर के लिए भी अप्लीकेबल होता है। 7.1.5.3 लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स, जिसमें है हमारा एक इंटरनल लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स और एक है एक्सटर्नल लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कि आगे आएगा। तो चलिए देखते हैं इंटरनल लेबोरेटरी की क्या रिक्वायरमेंट दे रखी है। एन ऑर्गेनाइजेशन internal laboratory facilities shall have a defined scope that included is capability to perform the required inspection, test और calibration services। तो सबसे पहले तो आपको इंटरनल लेबोरेटरी का स्कोप बनाना है और स्कोप में मेंशन करना है कि हम कौन कौन सी चीज़ परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, कितने इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कितना वेरिफिकेशन करेंगे और कितना कैलिब्रेशन करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। दिस लेबोरेटरी स्कोप shall be include in the quality management system documentation। और जो एक लेबोरेटरी स्कोप आप बनाओगे इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नंबर होना चाहिए जो कि हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक होना चाहिए। द लेबोरेटरी शैल स्पेसिफाइड एंड इम्प्लीमेंट ए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर। और इसमें जब आप स्पेसिफाई करोगे तो लेबोरेटरी में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें ध्यान में रखनी है, ये नीचे दी हुई हैं, चलिए देखते हैं। एडुकेसी ऑफ द लेबोरेटरी टेक्निकल प्रोसीजर, जो लेबोरेटरी का आप टेक्निकल प्रोसीजर बनाओगे वो एडिक्वेट होना चाहिए। कंपिटेंसी ऑफ द लेबोरेटरी पर्सनल, जो भी आप कंपिटेंस मैट्रिक्स बनाओगे उसके हिसाब से लेबोरेटरी में कंपिटेंट बंदे होना चाहिए। देन टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कौन कौन सी आप टेस्टिंग करोगे वो उसमें मेंशन होना चाहिए। देन है कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द सर्विसेज ऑफ द करेक्टली ट्रेसेबल टू द relevant process standard such as ASTM EN। when no national or international standards available, the organization shall define and implement methodology to verify measurement system capabilities। जो भी आप कैलिब्रेशन, वेरिफिकेशन या इंस्पेक्शन लेबोरेटरी परफॉर्म करेंगे वो सारी चीज़ें लिंक होनी चाहिए एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या नेशनल स्टैंडर्ड से लिंक्ड होनी चाहिए। और यदि आपके पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड WI होनी चाहिए और वो सारी चीज़ें कस्टमर से अप्रूव्ड होनी चाहिए। कस्टमर रिक्वायरमेंट इफ एनी, और यदि कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट है इंटरनल लेबोरेटरी से रिलेटेड वो आपको उसमें मेंशन करनी है। रिव्यू ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड्स, और टाइम टू टाइम आपको जो भी लेबोरेटरी के रिकॉर्ड्स हैं उनको रिव्यू करते रहना है। इसमें एक नोट्स भी दे रखा है, चलिए देखते हैं क्या नोट है। थर्ड पार्टी एक्रीडेशन टू ISO एंड IEC 17025 और इक्विवेलेंट मे बी यूज टू डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन हाउस लेबोरेटरी कन्फर्मिटी टू दिस रिक्वायरमेंट्स। और यदि आपकी इन हाउस लेबोरेटरी है तो आपको इस स्टैंडर्ड को कंपाइल करना चाहिए और इसका आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। देन है एक्सटर्नल लेबोरेटरीज 7.1.5.3.2। चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या एक्सटर्नल लेबोरेटरीज की रिक्वायरमेंट है। एक्सटर्नल लेबोरेटरी के केस में क्या कहना चाह रहा है स्टैंडर्ड। एक्सटर्नल कमर्शियल इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी फैसिलिटी यूज फॉर इंस्पेक्शन और टेस्ट और कैलिब्रेशन सर्विस बाय द ऑर्गेनाइजेशन shall have defined laboratory scope that include the capability to perform requirements required inspection, test और calibration and either। तो एक्सटर्नल लेबोरेटरी यदि कोई आप करवा रहे हैं तो आपके पास पहले उसका स्कोप होना चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप एक्सटर्नल लेबोरेटरी से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट करवा रहे हैं और कैसे कैसे करवा रहे हैं। और उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, जिस भी लेबोरेटरी से आप करवाओ वो आपकी लेबोरेटरी ISO IEC 17025 से एक्रेडिएटेड होना चाहिए, मतलब सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ऐसी कोई लेबोरेटरी आपके पास में है जो NABL सर्टिफाइड नहीं है या स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रही है तो उसके लिए आपसे कस्टमर
से अप्रूवल होना चाहिए। देयर शैल बी एविडेंस दैट द एक्सटर्नल लेबोरेटरी इज एक्सेप्टेबल टू कस्टमर, और आपके पास में एक एविडेंस होना चाहिए कोई कि जो एक्सटर्नल लेबोरेटरी से आप करवा रहे हो, कोई भी टेस्ट करवा रहे हो, कोई कैलिब्रेशन करवा रहे हो, कोई वेरिफिकेशन करवा रहे हो, तो वो कस्टमर को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसमें जनरली जब हम एक्सटर्नल लेबोरेटरी की बात करते हैं तो आपके कोई भी कंपनी में जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब तो लोग हमारी इस कस्टमर के जो भी एक्सटर्नल एजेंसी से आप करवा रहे हो उसके लिए उसके पास NABL नहीं है, ओके, और ISO IC से सर्टिफाइड नहीं है पर्टिकुलर उस पार्ट उस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, वो उसके स्कोप में नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि उस केस में कस्टमर से अप्रूवल लेना होता है, और वो मैन्युफैक्चरर जो इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरर है उससे आप उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हो। 7.1.6 ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द नॉलेज फॉर द ऑपरेशन of its process and to achieve conformity of the product and services। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा कि मेरी प्रोसेस को और मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस सर्विस को चलाने के लिए मेरे को क्या नॉलेज लेवल चाहिए और सही प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या नॉलेज चाहिए, उसको डिटरमाइन करेगा और प्रोवाइड करवाएगा। दिस नॉलेज शैल बी मेंटेन एंड बी मेड अवेलेबल टू द एक्सटेंट नेसेसरी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, वो सेम नॉलेज के बंदे ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कराएगा और इंश्योर करेगा कि वो बंदे उसके लिए कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं हैं। व्हेन एड्रेसिंग चेंजिंग नीड्स एंड ट्रेंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर इट्स करंट नॉलेज एंड डिटरमाइन हाउ टू एक्वायर टू एक्सेस द नेसेसरी एडिशनल नॉलेज और रिक्वायर्ड अपडेट्स। जब भी ऐसा फील होगा कि किसी बंदे के नॉलेज में इन्हेंस करने की ज़रूरत है, तो उस बंदे का पहले करंट लेवल का नॉलेज देखा जाएगा और उसके नॉलेज को कैसे अपग्रेड करना है उसके लिए प्लान बनाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको अपडेट किया जाएगा। देन 7.2 कॉम्पिटेंस। अब इन सारी चीज़ों के लिए जो भी आप करोगे उसमें कॉम्पिटेंस की ज़रूरत आएगी। तो कॉम्पिटेंस के लिए चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड ने क्या क्या गाइडलाइन दी है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल, सीधे सेल रिक्वायरमेंट दे दी जो कि मैंडेटरी है। डिटरमाइन द नेसेसरी कॉम्पिटेंस ऑफ द पर्सनल doing works under its control that affect the performance and effectiveness of the quality management system। तो ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन, ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा कि किसी बंदे के लिए कितनी भी कॉम्पिटेंस लेवल नेसेसरी है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। तो सारे बंदों के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा। इंश्योर दैट दीज पर्सन आर कॉम्पिटेंट ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। देन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करेगी कि जो भी पर्सन काम कर रहा है वो कॉम्पिटेंट है, जो कि किस लेवल में उसका कॉम्पिटेंट आप डिफाइन करोगे कि एक्सपीरियंस कितना है और इसको किस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए और इसका एजुकेशन लेवल क्या है। The organization shall, where applicable, take action to acquire the necessary competence and evaluate the effectiveness of the action taken। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नेसेसरी कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए वहाँ पे कॉम्पिटेंस लेवल को बढ़ाएगा और इवेल्युएट करेगा उसकी इफेक्टिवनेस, कि जो भी बंदा है उसकी इफेक्टिवनेस क्या आ रही है वर्क की, और उसमें एक्शंस लेगा। देन है द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एंड एविडेंसेस ऑफ द कॉम्पिटेंस। तो जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए आप सबको मस्ट है कि उनका जो भी कॉम्पिटेंस लेवल है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रखनी है कि अभी करंट लेवल क्या है, ग्रोथ क्या है और आपने क्या ट्रेनिंग दी और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपको करना है। एंड फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी ट्रेनिंग से रिगार्डिंग कोई भी यदि आपको हेल्प चाहिए कि ट्रेनिंग कैसे देते हैं, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, इफेक्टिवनेस कैसे मोनिटर करते हैं और स्किल मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, उसमें यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और या मेरे को आप मेल कर सकते हैं या कमेंट करके कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं इमीडिएट आपको हेल्प कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपको कैसे स्किल मैट्रिक्स बनानी है। यदि कोई फॉर्मेट चाहिए स्किल मैट्रिक्स का तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और क्वेश्चन पेपर यदि किसी से रिलेटेड चाहिए, किसी भी कॉम्पिटेंस से रिलेटेड, वो मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यदि आप कोई भी हेल्प चाहते हैं कॉम्पिटेंस से रिगार्डिंग, स्किल मैट्रिक्स से रिगार्डिंग, तो आप मेरे को इमीडिएट कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देन आईआईटी पर एक सप्लीमेंट है कॉम्पिटेंस के लिए। क्या कहता है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल इस्टेब्लिश ए मेंटेन डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। आईएसओ पहले प्रोसीजर के लिए नहीं कहता था, पहले कहता था केवल आप मेंटेन करो, लेकिन अब
IATF ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि आपको डॉक्यूमेंटेड करना है और आपके पास पहले प्रोसीजर होना चाहिए उस चीज़ का। फॉर आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग नीड्स includes awarenesses and achieving competence for all personal performing activity affecting conformity to product and process requirements। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अब तो अब स्टैंडर्ड ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए जो कि जिसमें निकल के आए ट्रेनिंग नीड्स कैसे आइडेंटिफाइड करना है और उसको अवेयरनेस ट्रेनिंग कैसे देना है, जिससे कि किस बंदे को जो कि डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है प्रोसेस की क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को या क्वालिटी, सारे बंदों के लिए आपको ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करना है और उनको अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी है और उसके रिकॉर्ड्स आपको बनाने हैं और उसके लिए आपको पहले प्रोसीजर बनाना है। पर्सनल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक असाइंड टास्क शैल बी क्वालिफाइड एज रिक्वायर्ड विद द पर्टिकुलर अटेंशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी बंदा आप किसी प्रोसेस में लगाओगे, कोई प्रोडक्ट चेक करने के लिए लगाओगे, तो बंदा आपका क्वालिफाइड होना चाहिए जो आप अपने स्किल मैट्रिक्स में दोगे और जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। देन इसके बाद आता है फ्रेंड्स 7.2.2 कॉम्पिटेंस ऑन जॉब ट्रेनिंग। आपने सुना होगा डोजो ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं हम। द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्रोवाइड ऑन जॉब ट्रेनिंग which shall include customer requirements training for the personnel if any new or modified responsibilities affecting conformity to the quality। तो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है अपने बंदों को जो कि आपकी प्रोसेस में काम कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग्स किससे इंक्लूडेड होगी? कस्टमर रिक्वायरमेंट से इंक्लूडेड हो सकती है। यदि कोई कस्टमर की नई रिक्वायरमेंट्स आ गई इमीडिएटली या कोई इशू आ गया तो आप उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग में ऐड कर सकते हैं और दे सकते हैं ऐसे बंदों को सबको जो कि इफेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट क्वालिटी को। देन फ्रेंड्स 7.2.3 इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। तो अब सीधी स्टैंडर्ड बात कर रहा है कि इंटरनल ऑडिटर की भी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो क्या कहता है इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी के बारे में? द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस टू वेरीफाई इंटरनल ऑडिटर्स आर कॉम्पिटेंट टू टेकिंग इनटू अकाउंट एनी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास में जो कि वेरीफाई करे इंटरनल ऑडिटर है कॉम्पिटेंट है, इंटरनल ऑडिटर जो है हमारा कॉम्पिटेंट है कि नहीं है कि कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को अकाउंट कर सके, पहचान सके। द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन ए लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक लिस्ट मेंटेन करनी है जिसमें सारे जो इंटरनल आपके क्वालिफाइड ऑडिटर्स हैं सबके नाम होने चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर्स और प्रोडक्ट ऑडिटर्स शैल ऑल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मिनिमम कॉम्पिटेंस। तो आपका चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिटर्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ऑडिटर हो, चाहे वो प्रोडक्ट ऑडिटर्स हो, नीचे दी गई सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। अब वो चीज़ें कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। पहली चीज़ क्या है इसमें? स्टैंडिंग ऑफ ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच फॉर ऑडिटिंग इंक्लूडिंग द रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो ऑडिटर को हमारे पता होने चाहिए कि ऑटोमोटिव जो प्रोसेस ऑडिट की अप्रोच है वो क्या होती है और रिस्क बेस्ड थिंकिंग का पता होना चाहिए और जब भी ऑडिट करें तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग के साथ में उसको ऑडिट करनी चाहिए। देन क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेबल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। और जो भी ऑडिटर है उसको कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देन क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेबल ISO 9001 एंड IATF 16949 रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू स्कोप ऑफ ऑडिट। और इसमें उसको ISO का और IATF बोथ का नॉलेज होना चाहिए कि ऑडिट स्कोप में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेबल कोर टूल्स रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ ऑडिट। और जो भी ऑडिटर है इंटरनल ऑडिटर उसको कोर टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे ऑटोमोटिव के कोर टूल कौन कौन से हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है और उनको कैसे ऑडिट में आप वेरीफाई करना है और कैसे कहीं पे उसका लिंकेज बैठाना है। देन फ्रेंड्स इंटरनल ऑडिटर को पता होना चाहिए कि उसको ऑडिट प्लान कैसे बनाना है, ऑडिट कंडक्ट कैसे बनाना है, उसको रिपोर्ट कैसे बनाना है और जो ऑडिट की फाइंडिंग्स है उसको ऑडिट को क्लोज कैसे करवाना है। और एडिशनल जो है मैन्युफैक्चरिंग जो जिस भी प्रोसेस की ऑडिट कर रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए जिस भी प्रोसेस में वो जा रहा है।
रिस्क एनालिसिस के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, एफएमई के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, कंट्रोल प्लान के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑडिटर्स को आनी चाहिए। जो भी ट्रेनर होगा इनका इंटरनल ऑडिटर्स का, उसके लिए आपको कॉम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए और उसमें किस मटेरियल से ट्रेनिंग देता है वो आपको मटेरियल होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि कहाँ पे और कैसे और किस बेस में इनको इंटरनल ऑडिटर बनाया गया है। मेंटेनेंस ऑफ द इम्प्रूवमेंट in internal auditors competencies shall be demonstrated through executing minimum number of audit per year as defined by the organization। तो ये जो इंटरनल ऑडिटर उसकी जो कॉम्पिटेंसी लेवल है उसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, कैसे हम बढ़ा सकते हैं और उसमें इन्हेंसमेंट कर सकते हैं कि उसके लिए हम फिक्स कर दें कि एक साल में आपको इतनी इंटरनल ऑडिट्स करनी ही करनी है, जो कि मस्ट है। यही एक तरीका है जिसके थ्रू हम इंटरनल ऑडिटर्स की कॉम्पिटेंसी को इन्हेंस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। देन मेंटेनिंग नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द इंटरनल चेंजेस, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एंड एक्सटर्नल चेंजेस जैसे ISO 9001, IATF 16949, कोर टूल्स एंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो इन सब चीज़ों का उसको नॉलेज होना चाहिए और उसका टाइम टू टाइम इन्हेंस होते रहना चाहिए, जिससे कि एक इंटरनल ऑडिटर की जो कॉम्पिटेंसीज है वो इन्हेंस होती है और बढ़ती है। देन फ्रेंड्स आता है इंटरनल ऑडिटर के बाद में सेकंड पार्टी ऑडिटर्स कॉम्पिटेंसी। तो सेकंड पार्टी ऑडिटर्स कॉम्पिटेंसी क्या हो, सेकंड पार्टी ऑडिटर क्या होता है, जो कि आपके यहाँ पे कोई थर्ड बंदा आता है, जैसे कोई आपका कस्टमर हो गया, वो आपके लिए सेकंड पार्टी ऑडिटर हो गया। तो उसकी भी कॉम्पिटेंसी क्या क्या होनी चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डेमोन्स्ट्रेट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द ऑडिटर्स अंडरटेकिंग द सेकंड पार्टी ऑडिट्स। सेकंड पार्टी ऑडिटर्स शैल मीट कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडिटर क्वालिफिकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेट द मिनिमम फॉलोइंग कोर कॉम्पिटेंसीज इंक्लूडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो एक सेकंड पार्टी ऑडिटर के पास क्या होना चाहिए, सेकंड पार्टी ऑडिट का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसको कस्टमर रिक्वायरमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। और नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि उसको नॉलेज होना चाहिए, जो कि ऑडिट टाइम पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच टू ऑडिटिंग द इंक्लूडिंग रिस्क बेस्ड थिंकिंग। ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच का उसको पता होना चाहिए और रिस्क बेस्ड थिंकिंग का उसको पता होना चाहिए, और ये जब ऑडिट करे तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अप्लीकेबल कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन बोथ जो स्पेसियस आ रहे हो उसको पता होना चाहिए। applicable ISO 9001 एंड IATF रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू स्कोप ऑफ ऑडिट वो उसको पता होना चाहिए। देन है applicable मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग FME एंड कंट्रोल प्लान उसको पता होना चाहिए। applicable कोर टूल्स रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ ऑडिट उसको पता होना चाहिए। हाउ टू प्लान, कंडक्ट, प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट्स एंड क्लोज आउट ऑडिटिंग फाइंडिंग्स वो उसको तरीका आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑडिट करवा दी, एनसी लगा दी, अब पता नहीं है कि उसको एनसी क्लोज कैसे करवाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे तरीके पता होना चाहिए। देन फ्रेंड्स 7.3 अवेयरनेसेस। तो चलिए देखते हैं कि स्टैंडर्ड ने अवेयरनेसेस के लिए क्या गाइडलाइंस बनाई है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट पर्सन डूइंग वर्क्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर अवेयर ऑफ। तो स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि जो भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको नीचे दी गई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपकी कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी क्या है उसको पता होना चाहिए, कंपनी की क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पता होना चाहिए दियर, और कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम को बनाए रखने के लिए, उसके इफेक्टिव सिस्टम बनाए रखने के लिए और कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए उसका योगदान क्या है उसको पता होना चाहिए, उसका क्या रोल है उसमें। फ्रेंड्स है अवेयरनेसेस में एक सप्लीमेंटल है, क्या कह रहा है अब, द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या कह रहा है कि उसके पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। द दैट डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑल एम्प्लॉय आर अवेयर ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर एक्टिविटी इन द अचीविंग, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी इंक्लूडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्क इन्वॉल्व टू द कस्टमर विद द नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि हर एक एम्प्लॉय को पता चले और एम्प्लॉय अवेयर हो कि प्रोडक्ट क्वालिटी में और ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट में उस एम्प्लॉय का कितना रोल है और उसका क्या अचीवमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए
और इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी का। और यदि कोई गलत पार्ट यदि कस्टमर एंड पे चला जाता है तो उसका रिस्क कितना बड़ा है कस्टमर के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये उस एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। देन है एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है स्टैंडर्ड। द ऑर्गेनाइजेशन सेल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू अचीव्ड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव टू मेक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स। तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है स्टैंडर्ड्स की मोटिवेशंस के लिए आपको एक पास डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए कि एम्प्लॉय को आपको कैसे मोटिवेट करना है जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के साथ में अचीव करते रहें और कंपनी में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट चलता रहे। तो इसके लिए भी आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट का। देन है फ्रेंड्स 7.4 कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली क्या, इसमें क्या कह रहा है स्टैंडर्ड। द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रिलेवेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें की कुछ चीज़ें नीचे दी गई हैं जो इंक्लूडेड करना है। ऑन व्हाट इट विल बी कम्युनिकेटेड, किस बारे में बात चल रही है। व्हेन टू कम्युनिकेट, कब कम्युनिकेट करना है। विथ होम टू कम्युनिकेट, किससे कम्युनिकेट करना है। हाउ टू कम्युनिकेट एंड हु कम्युनिकेट, कौन कम्युनिकेट करेगा। यदि कोई इशू आता है तो उसको कैसे कैसे टैकल करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, वो सारी चीज़ें आपके कम्युनिकेशन पॉलिसीज में, कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड में आपके होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का जो अभी एसओपी बनाओगे जो मैंडेटरी भी है और इसको आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करके रखना है। देन है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या कह रहा है 7.5 डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है स्टैंडर्ड। द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सेल, ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सेल डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो जो भी आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो सारी इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंटेड करेगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग नेसेसरी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सेल इंक्लूड। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो एक इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने के लिए सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेड करनी है और मेंटेन करनी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको डिटरमाइन करनी है जो कि आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिवली मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। देन फ्रेंड्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशंस। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है स्टैंडर्ड। द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी डॉक्यूमेंटेड एंड इंक्लूड क्वालिटी मैनुअल्स विच कैन बी सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास में क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए। अब वो भी आप चाहे हार्ड कॉपी रखो चाहे आप उसको सॉफ्ट कॉपी रखो। द क्वालिटी मैनुअल सेल इंक्लूड्स एट मिनिमम फॉलोइंग्स, जिसमें क्या कह रहा है द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप उसमें मेंशन होना चाहिए। इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ एंड जस्टिफिकेशन फॉर एनी एक्सक्लूजन, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस established for the quality management systems of difference for them। देन है 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग। इसमें चलिए देखते हैं क्या कह रहा है स्टैंडर्ड। क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर अप्रोप्रिएट्स। जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे अपडेट करोगे तो उसमें नीचे दी गई सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है मिनिमम्स, जैसे कि आपको आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन आपको उस डॉक्यूमेंट में रखना है, जो या कोई फॉर्मेट हो कुछ भी हो। टाइटल आपको डालना है, डेट डालनी है, ऑथर क्या है वो डालना है, रेफरेंस नंबर आपको उसमें होना चाहिए, फॉर्मेट नंबर होना चाहिए, लैंग्वेज डिफाइन करनी है, इंग्लिश में है हिंदी में है, सॉफ्टवेयर है तो उसका वर्जन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। देन रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर द सुटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी, उसमें रिव्यू का और अप्रूवल का आपको जरूर मेंशन करना है कि इसको रिव्यू कौन करेगा, प्रिपेयर्ड बाई जैसे हो गया, रिव्यूड बाई हो गया और अप्रूव्ड बाई हो गया, वो 3 कॉलम आपको जरूर रखने हैं। 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड बाय दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शैल बी कंट्रोल टू इंश्योर। तो इसमें हर एक डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपके कंपनी में आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। पहले हम कंट्रोल्ड होता था एमआर ऑफिस के द्वारा, तो अब एमआर ऑफिस का वर्ड तो हटा दिया गया, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जोड़ दिया है। तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके कंट्रोल्ड होने चाहिए। और इसमें कंट्रोल होने से फ़ायदा क्या है कि यदि कोई भी
आपका डॉक्यूमेंट कंट्रोल है तो गलती के चांस कम हो जाते हैं कि आप कोई गलत डॉक्यूमेंट्स यूज कर लोगे। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस एंड रिट्रीवल की जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन करें, मान लीजिए कि अभी कोई आपने डॉक्यूमेंट यदि कंट्रोल किया है तो उसके पुराना का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको लेके डिस्कार्ड करना है। क्या सिस्टम बन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फॉलो करना है। देन स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इंक्लूडिंग, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, कहाँ स्टोर करना है, कहाँ स्टोर आपको नहीं करना है। रिटेंशन पीरियड क्या है उस डॉक्यूमेंट्स का, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट कंट्रोल करोगे। देन है रिकॉर्ड रिटेंशन, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिफाइन डॉक्यूमेंट एंड इम्प्लीमेंट ए रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी। द कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स शैल सेटिस्फाई स्टेटरी एंड रेगुलेटरी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगा कि मेरे को कौन सा डॉक्यूमेंट कितने दिन रखना है, कितने दिन नहीं रखना है, और इसके लिए एक पॉलिसी बनाएगा। उस पॉलिसी में जो भी आपकी स्टेटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी फॉलो होनी चाहिए। और इसमें यदि कुछ स्पेसिफिक भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल, टूलिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड ऑनरशिप, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन रिकॉर्ड्स, परचेज ऑर्डर्स इफ एप्लीकेबल यदि है, और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स shall be retained for the length of the time that the product is active for production and services requirements calendar plus 1 year। तो इसमें जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो इसमें जब तक आपका प्रोडक्ट लाइव रहेगा तब तक प्लस 1 साल आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। देन है फ्रेंड्स इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन 7.5.3.2.2 इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन। तो चलिए इसमें देखते हैं और स्टैंडर्ड क्या कहना चाह रहा है। The organization shall have a documented process describing the review system, distribution and implementation of all customer engineering standards, specification and related revisions based on the customer schedules as required। तो इसमें बेसिकली स्टैंडर्ड यही कहना चाह रहा है कि आपके पास में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए कि जब भी यदि कोई इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में चेंज होता है या कस्टमर के यहाँ से कोई चेंज होता है तो उसका प्रॉपर कैसे आप उसको डाउन द लाइन चेंज करेंगे, कैसे वो पॉइंट्स एफएमई में जाएगा और कैसे चेंज होके डाउन द लाइन पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और सारी चीज़ें डिस्प्लेड होनी चाहिए और सबको पता चलनी चाहिए प्रॉपर चैनल के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये IATF का पार्ट 3 आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का अपनी लाइफ में यूज कर सकें। और हाँ, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपको इमीडिएट रिप्लाई करूँ। दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये कमेंट सेक्शन में आपको जाके कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको पार्ट 3 कैसा लगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।